हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीव विज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस का नेचर क्या है। मनुष्य सदा से सृष्टि के पीछे छिपे सत्य की खोज में रहा है। उसे प्रकृति की बनावट, उसकी कार्यशैली तथा उसके मूल सिद्धांतों को जानने की तीव्र इच्छा रही है। प्रकृति के कार्य के नियमों को समझे बिना प्रकृति की शक्तियों को अपने सुख के लिए प्रयोग में लाना असंभव था। मनुष्य की आकांक्षाओं तथा प्रकृति की कार्यदशाओं में समन्वय जरूरी था। दूसरी ओर यह खतरा भी था कि प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने में कहीं संपूर्ण जीवन ही नष्ट न हो जाए। परंतु संसार के भौतिक नियमों का भेद, इसकी यथार्थता तथा उसकी कार्यप्रणाली सदा शाश्वत अनुभव करते रहे कि विस्तृत रेतीले मैदान में से मैं कुछ ही पत्थर के टुकड़े उठा पाया हूँ। यानी जितने भी उच्च वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूरे जीवन काल के कठिन परिश्रम करने के बाद क्या जाना कि जो विशाल रेत का मैदान है उसमें से कुछ ही पत्थर के टुकड़े उठा पाया हूँ। यानी इतना कम ही शोध कर पाया हूँ। प्रत्येक विषय की अपनी अलग ही प्रकृति होती है। किन्हीं भी दो विषयों की तुलना हम उनकी प्रकृति के आधार पर ही कर सकते हैं। जीव विज्ञान विषय की प्रकृति को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु है कि विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य होता है। जो विज्ञान का बेस है वो कैसा है? डायरेक्ट ट्रू यानी प्रत्यक्ष सत्य होता है। आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन की दिशा में यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था, जब यह मान लिया गया कि किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण उसकी अनुभव सिद्धांत हैं, न केवल निगमनात्मक तर्क। दूसरा यानी विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयत्न करता है। विज्ञान यानी किसी भी चीज़ को विश्लेषण करके बारीकी से समझने की कोशिश करता है। सृष्टि में बहुत से तथ्य बहुत जटिल हैं, इसलिए यदि उनका विश्लेषण करके उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और फिर समझा जाए तो समझना आसान हो जाता है। यानी किसी भी चीज़ को यदि समझना है तो समझने का सबसे अच्छा और सरल ये वैज्ञानिक तरीका है, उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर समझा जाए। तीसरी प्रकृति यानी वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। यानी हाइपोथेसिस का जो स्थान है वो क्या महत्वपूर्ण है। जब कभी हम दो तथ्यों को सदा एक साथ घटित होते हुए देखते हैं तो हम तुरंत उनके बीच किसी संबंध की कल्पना कर लेते हैं। फिर इस कल्पना के आधार पर नए तथ्यों की खोज की जाती है। चौथा यानी वैज्ञानिक विचारण पक्षपात रहित होती है। यानी वैज्ञानिक सोच है वो कैसी होती है? पक्षपात रहित होती है। वैज्ञानिक विचार किसी व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर नहीं होते हैं और न ही उनमें किसी व्यक्ति की भावनाओं का कोई स्थान है। वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में रहता है। पांचवा यानी विज्ञान वस्तुनिष्ठ मापकों यानी जो ऑब्जेक्टिव टूल्स हैं उन पर निर्भर रहता है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण नहीं मिलता होता है तो वे प्राय अटकल से या व्यक्तिगत अंदाज से मूल्यांकन करते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं उनका मूल्यांकन तथ्यों के परिणामों के माप तोल पर आधारित होता है। छठा है विज्ञान परिणामवाची यानी
क्वालिटेटिव निष्कर्षों की खोज में रहता है। इन सभी जो हमने अभी तक विवेचना की है उसके आधार पर इसकी प्रकृति के बारे में जान लें। वैज्ञानिक ज्ञान का आधार के द्वारा हमें अनुभव होता है और अनुभव के द्वारा ही हम सीखते हैं। उनके यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं। दूसरा यानी विज्ञान में संख्याओं यानी नंबर्स, स्थान यानी स्पेस, मापन यानी मेजरमेंट आदि का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में वातावरण से संबंधित वस्तुओं के पारस्परिक संबंध इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अंकात्मक व गुणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान संपूर्ण मानव संसार में एक समान यानी यूनिवर्सल होता है। इसलिए हम अपने वैज्ञानिक परिणामों को यानी जो वैज्ञानिक परिणाम हैं उनका सत्यापन कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के सूक्ष्म प्रत्ययों यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या कर सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग हम अन्य विषयों में भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम में सौंदर्यानुभूति की भावना तथा स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया को करने का हमारा एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित यानी सिस्टमेटिक और वेल प्लान्ड तरीका होता है जिससे हमारा ज्ञान और अधिक स्पष्ट हो जाता है। विज्ञान हमारी समस्या का स्पष्ट हल निकालता है। विज्ञान की भाषा उपयुक्त एवं स्पष्ट होती है। वैज्ञानिक निष्कर्षों के जनरलाइजेशन की पर्याप्त संभावनाएं रहती हैं। विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ तथा आत्मविश्वास से भरा होता है। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में एक हैमिल्टन हैं दार्शनिक, उन्होंने लिखा है, द स्टडी ऑफ साइंस इज सो इजी दैट इज अफोर्ड्स नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। इसके बाद अब हम जैव विज्ञानों में यानी जैविक विज्ञानों में मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में जान लें कि इनकी क्या प्राथमिकता है। द मेजर थ्रस्ट एरियाज इन बायोलॉजिकल साइंस यानी बायोलॉजिकल साइंस की किन किन क्षेत्रों में अनुसंधान बहुत तीव्र गति से चल रहा है और इसकी जो प्रगति है जीव विज्ञान की वो भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात ही जीव विज्ञान के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुए। अनेक विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए और जीव विज्ञान विषय के शिक्षण की व्यवस्था की गई। मुदालियर कमीशन ने जीव विज्ञान शिक्षण पर काफ़ी जोर दिया। एक कॉन्फ्रेंस में सुझाव दिए जीव विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया जाए, जीव विज्ञान में नवीनतम संप्रत्तियों का समावेश किया जाए, मूल्यांकन बालक की योग्यता संबंधी जांच पर आधारित हों, आंतरिक मूल्यांकन पर अधिक बल दिया जाए। जीव विज्ञान शिक्षा का विकास है। एक बार जब जीव विज्ञान का रथ चल चुका है तो मंजिल तक पहुंचेगा। केवल आवश्यकता है परिश्रम, धैर्य, विवेक एवं दूरदर्शिता की। यानी इन चीज़ों की आवश्यकता है। आवश्यकता किस किस चीज़ की? परिश्रम, धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता की। तभी क्या है विज्ञान में जो प्रगति चल रही है वो धैर्य से हो सकेगी। इसके बाद जीव विज्ञानों में मुख्य प्राथमिक क्षेत्र हैं जिन जिन चीज़ों में चल रहा है, यानी मॉलिक्यूलर
बायोलॉजी या आणविक जैविकी, जीनेटिक अभियांत्रिकी, बायोरेमेडिएशन या जैव उपचारिकी, बायोमेडिकल या जैव चिकित्सकी और मेटाबॉलिक अभियांत्रिकी, अंतरिक्ष जैविकी, जैव सूचना विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी, जैविक विभिन्नता शास्त्र, औद्योगिक जैविक तकनीकी और पर्यावरणीय जैविक तकनीकी, यानी इन विषयों में, इन क्षेत्रों में विज्ञान की मुख्य प्राथमिकता है। इसके बाद है पर्यावरण जैविक तकनीकी यानी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरणीय संसाधन प्रबंधन यानी इन्वायरमेंटल रिसर्च मैनेजमेंट, जीन थेरेपी एवं जीनेटिक काउंसलिंग यानी फार्मेटिकल महत्व के हर्बल उत्पादन, पोषण की गुणवत्ता में सुधार, औद्योगिक जैव रासायनिक यानी इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री, पादप जीनेटिक्स यानी प्लांट जेनेटिक्स, भोज्य पदार्थों का भंडारण एवं संरक्षण, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, स्वास्थ्य सुरक्षा यानी हेल्थ केयर, भूक्षरण एवं प्रदूषण नियंत्रण यानी सोइल इरोजन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, उर्वरकों का उपयोग यानी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जनसंख्या नियंत्रण तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना यानी पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। इन क्षेत्रों में जीव विज्ञान की मुख्य प्राथमिकता है और जीव विज्ञान में काफ़ी प्रगति हुई। यानी सन 1972 में जीवित कोशिका में प्ररस की खोज हुई। मेंडल महोदय ने आनुवांशिकता के नियमों पर कार्य किया। मॉर्गन ने क्रोमोसोमों पर खोज की और सर्वप्रथम इंग्लैंड में रग्बी नामक विद्यालय में वनस्पति विज्ञान का शिक्षण हुआ। वनस्पति विज्ञान का शिक्षण किस में हुआ था? रग्बी नामक विद्यालय में वनस्पति विज्ञान का शिक्षण शुरू हुआ इंग्लैंड में। सन 1900 ईस्वी तक अमेरिका तथा इंग्लैंड के अनेक विद्यालयों में वनस्पति विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। 1934 तक जीव विज्ञान विषय काफ़ी लोकप्रिय रहा, किंतु फिर कुछ समय छात्रों की इस विषय में संख्या कम रहने के पश्चात बढ़ती गई। धन्यवाद।